नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 29 मार्च 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्कृष्टता संस्थान टैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि 2018 में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने आईओई दर्जे पर विचार करने के लिए संस्थानों की एक सूची की सिफारिश की थी। दोस्तों, तो निश्चित रूप से यह कथन सत्य है, क्योंकि 2018 में ही पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने ही उत्कृष्टता संस्थान यानी आईओई के दर्जे पर विचार करने के लिए संस्थानों की एक सूची बनाई थी। और दोस्तों, इन जो संस्थानों को दर्जा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष 50 में शामिल होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रैंकिंग में भी शीर्ष 500 में इन संस्थानों का आना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कथन तो सत्य है। दूसरा है, यह दर्जा प्राप्त करने के लिए संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष 100 या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रैंकिंग में शीर्ष 500 में होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है। अभी हमने क्या बताया कि 50 और यहाँ पे 100 दिया है, तो दूसरा तो कथन असत्य है। तीसरा है, निजी संस्थान इस टैग के लिए पात्र नहीं है। तो दोस्तों, यह तीसरा कथन भी सही नहीं है। निजी संस्थान भी टैग के पात्र होते हैं, क्योंकि निजी संस्थानों का जो मूल्यांकन है क्यूएस इंडिया या एनआईआरएफ में उनकी रैंकिंग के आधार पर किया जाता है। और इस तरह से एनआईआरएफ, जिसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क को टाई ब्रेकर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में तीसरा भी कथन गलत है। तो यहाँ पर सही कूट का चयन करना है कि केवल एक कथन गलत है, केवल दो कथन गलत है, या सभी कथन गलत है, या कोई भी कथन गलत नहीं है। तो दूसरा तीसरा गलत है। तो ऐसे में केवल दो कथन गलत है। इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेट ग्रांटिंग ऑफ आईओई स्टेटस, हाउस पैनल टेल्स सेंटर यानी केंद्र को कहा है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, मई 2021 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप लॉन्च किया था, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे NREGA कहते हैं, जिसे वर्तमान में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते हैं। तो इसके कार्यों में नागरिक निगरानी में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, यह पहला कथन तो सत्य है। दूसरा है, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप जियो टैग की कई तस्वीरों के साथ महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की रियल टाइम उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति देता है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है। इससे क्या होगा कि पारदर्शिता आएगी और श्रमिकों का पूरा ब्यौरा दिखेगा और श्रमिकों को इससे लाभ होगा। कई बार श्रमिकों को उनको पूरा लाभ इसका नहीं मिल पाता था। ऐसे में देखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 से एनएमएमएस के माध्यम से मनरेगा उपस्थिति को डिजिटल रूप से कैप्चर करना सार्वभौमिक बना दिया, यानी सभी के लिए अनिवार्य बना दिया। तो दोस्तों, इसमें ये तीनों कथन सही, अतः उत्तर इसका डी होगा। तो इससे संबंधित भी इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंत्री का यही कहना है कि एक फील्ड विजिट के बाद नरेगा अटेंडेंस ऐप रोल आउट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकसभा को यह सूचित किया है कि केंद्र ने राजस्थान के अलवर जिले के दौरे के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली
ऐप लॉन्च किया है। तो यह उसी से संबंधित खबर है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारत में परिसीमन अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि परिसीमन आयोग भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से कार्य करता है। दोस्तों, क्या यह कथन सत्य है? दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग या परिसीमन आयोग की अगर बात की जाती है तो यह एक संवैधानिक पद है। तो इसमें प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नियुक्ति नहीं की जाती, बल्कि परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से ही यह कार्य करता है। तो ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है, अनुच्छेद 170 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। दोस्तों, यह जो है भी कथन गलत है, चूंकि प्रत्येक जनगणना के बाद अनुच्छेद 82 के अनुसार संसद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। यह ध्यान रखेंगे। तो यह जो है दूसरा भी सही नहीं है। तीसरा कथन है कि पहला परिसीमन अभ्यास 1950-51 में परिसीमन आयोग द्वारा किया गया था। तो इस तरह का पहला अभ्यास 1950-51 में राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की मदद से किया गया था, न कि परिसीमन आयोग द्वारा किया गया था। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 तीनों यानी सभी कथन गलत है, अतः उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए जानना आवश्यक है कि 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम के बाद ऐसे 4 बार यानी 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, फिर 1963 में, 1973 में और लास्ट में 2002 में इसका किया गया था। तो दोस्तों, परिसीमन की प्रक्रिया की बात की जाए तो प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 ध्यान रखेंगे, इसके तहत परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है और अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है और पहला परिसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा 1950-51 में किया गया था और परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अधिनियमित किया गया था। दोस्तों, परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम लागू करने के बाद अनुच्छेद 82 के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है और इस तरह से वर्ष 1981 और 91 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण था, इसे भी जरूर देखेंगे। इससे संबंधित भी द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि चीफ इलेक्शन इन असम में जो है एनआरसी भी मुद्दा रहा है और यहाँ पर भी परिसीमन अभ्यास शुरू किया गया है। तो अभी लोगों की राय ली जा रही है। तो वहाँ पर चुनाव आयुक्त गए थे, तो उसी से संदर्भित यह खबर है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यूपीआई, जिसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है। तो दोस्तों, यह यूपीआई है क्या, पहले जानना आपके लिए आवश्यक है। तो यह तत्काल भुगतान सेवा जो कि कैशलेस भुगतान को तीव्र और आसान बनाने के लिए 24 घंटे धन हस्तांतरण सेवा है। यह एक सेवा का कह सकते हैं कि उन्नत संस्करण है। तो यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं या मान लीजिए कि आपके पास 2000 रुपए की नोट है और ऐसे में आपने कोई खुदरा सामान लिया है और उसके पास चेंज नहीं है, तो अगर आप यूपीआई आपके पास है तो आप गूगल पे के द्वारा पैसा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही यूपीआई है। तो यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है, कह सकते हैं कि वर्तमान में यूपीआई नेशनल ऑटोमेटेड क्लियर हाउस तत्काल भुगतान सेवा, जिसे आईएमपीएस कहते हैं, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, भारत बिल भुगतान प्रणाली, रुपए आदि सहित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ा है। और आज के शीर्ष यूपीआई ऐप्स में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, भीम ऐप शामिल हैं। और दोस्तों, इसे वर्ष 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ लॉन्च किया गया था। तो अब आशा करता हूं कि इसको समझ गए होंगे। इससे संबंधित यह प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस नकदी रहित भुगतान को तेज,
आसान और सुगम बनाने के लिए 24 घंटे सक्रिय धन हस्तांतरण सेवा का एक उन्नत संस्करण है। तो दोस्तों यह कथन सत्य है। दूसरा है एनपीसीआई ने 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था, यह भी सही है। तीसरा कथन है कि एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्रक संगठन भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। दोस्तों यह भी कथन सही है, अतः उत्तर इसका डी होगा। तो दोस्तों आइए इससे संबंधित खबर को देख लेते हैं। तो यूपीआई पेमेंट ऑफ ओवर 2000 में अट्रैक्ट अप टू 1.1% फी। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 24 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि 2000 से अधिक के पैसे अगर कोई ट्रांसफर करता है तो ऐसी स्थिति में इसे इंटरचेंज फीस देनी होगी, यानी 2000 रुपए में 1.1% आपको राशि अब देनी होगी। यानी यह देख सकते हैं कि एनपीसीआई ने अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग इंटरचेंज फीस तय की है। यानी कृषि जैसे क्षेत्रों में सबसे कम इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा। यह चार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शन यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वाले यूजर्स को ही देना पड़ेगा। दोस्तों टेलीकॉम क्षेत्र में भी कम इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा। दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के सर्कुलर के मुताबिक बैंक अकाउंट और पीपीआई वॉलेट के बीच यानी पीयर टू पीयर यानी P2P और P2P मर्चेंट के किसी तरह का ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं होगा। इस नए नियम को 1 अप्रैल से लागू करने के बाद एनपीसीआई इसकी समीक्षा 30 सितंबर 2023 से पहले करेगा। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 2021 में आया हुआ प्रश्न है परंपराएं और समुदाय। तो पहला है परंपरा चलिहा साहिब उत्सव। यह सिंधियों के समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो यह कथन एकदम सही है, क्योंकि सिंधी समाज हर साल जुलाई अगस्त महीने में चलिहा उत्सव मनाता है और 40 दिनों तक कठिन व्रत रखते हुए अखंड ज्योति की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से उन सभी सिंधियों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरा है नंद राज जात यात्रा गोंडों के द्वारा। दोस्तों यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि जो नंद जात यह यात्रा है नंदा देवी राज जात भारत के उत्तरांचल राज्य में होने वाली एक नंदा देवी का एक धार्मिक यात्रा है। और दोस्तों गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। तो यह उत्तराखंड के कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। यह लगभग 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। अंतिम जो यह रथ जात यात्रा थी 2014 में हुई थी और अगली राजजात यात्रा 2026 में आयोजित की जाएगी। और यह माना जाता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी दूरी की पैदल यह राजजात यात्रा है। तीसरा है वार वरकरी संथालों का। यह भी कथन असत्य हो जाता है। दोस्तों भगवान श्री विट्ठल के भक्तों को वारकरी कहते हैं और इस संप्रदाय को वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। वारकरी शब्द यानी वारी शब्द अंतर्भूत है। वारी का अर्थ ही है यात्रा करना, फेरे लगाना। जो अपने आस्था स्थान की भक्तिपूर्ण यात्रा पुनः पुनः करता है उसे वारकरी कहा जाता है। सामान्यतः उनकी वेशभूषा इस प्रकार होती है जैसे धोती, अंगरखा, उपरना तथा टोपी। इसी के बीच कंधे पर भगवा रंग की ध्वजा, गले में तुलसी की माला, हाथ में वीणा तथा मुख में हरि का नाम लेते हुए यह वारी के लिए निकलता है। वरकरी मस्तक और पूरे शरीर में चंदन का लेपन करता है। तो इस तरह से यह 2-3 गलत है, पहला सही है, अतः उत्तर केवल 1 होगा। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। आज हम बात करेंगे दाऊदी बोहरा। तो यह दाऊदी बोहरा से संबंधित क्या खबर है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट इस हफ्ते फिर से दाऊदी बोहरा संप्रदाय के मौजूदा नेता और उनके पद को चुनौती देने वाले के बीच विवाद की सुनवाई करेगा। दोस्तों यह घटना है 52वें दाई अल मुतलक सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का 2014 में निधन हो गया था। तो उनके बेटे मुफद्दल सैफुद्दीन ने उनका स्थान लिया, लेकिन उनके सौतेले भाई खुजैमा कुतुबुद्दीन ने इसमें चुनौती दी थी। यानी 53वें दाई उल मुतलक मुफद्दल सैफुद्दीन बने हैं। तो उन्हीं के खिलाफ हाई कोर्ट में यह चल रही है बहस। तो यह दाऊदी बोहरा हैं कौन? तो दोस्तों दाऊदी बोहरा को समझने से पहले बोहरा समुदाय का इतिहास जानना आवश्यक है। बोहरा शब्द गुजराती शब्द वोहरू से आया है, जिसका अर्थ ही होता है व्यापार। तो दाऊदी बोहरा समुदाय को पैगंबर का वंशज माना जाता है। उनके 21वें और अंतिम इमाम तैयब अबुल कासिम थे, जिनके बाद बोहरा समुदाय में आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा की शुरुआत हुई थी और वह दाई उल मुतलक सैयदना कहलाते हैं। तो
तो दाऊदी बोहरा का भारत में प्रवेश 11वीं शताब्दी के बाद हुआ और वह मिस्र से भारत पहुंचे। इसके बाद इस समुदाय का भारत में तेजी से विस्तार हुआ। दाऊदी बोहरा समुदाय का वर्तमान कार्यालय मुंबई के बद्री महल में है और इस वंश ने मिस्र में अल अजहर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे दुनिया की सबसे पुराने जीवित विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। दोस्तों, तो यह दाऊदी बोहरा कौन है? तो दाऊदी बोहरा शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। हालांकि यह समुदाय शिया मुस्लिम संप्रदाय का हिस्सा है। वह पूर्ण रूप से इस्लामिक कानून को मानते हैं। यह समुदाय मुख्य रूप से इमामों के प्रति ही अपनी श्रद्धा रखता है। दाऊदी बोहरा समुदाय सभी मुसलमानों की तरह दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। इसके अलावा वह रमजान में महीने में रोजा रखते हैं और हज उमराह करते हैं, साथ ही जकात भी देते हैं। तो दाऊदी बोहरा समुदाय की दुनिया भर में लाखों की संख्या है। इनमें अधिकांश जनसंख्या भारत के गुजरात, मुंबई और पाकिस्तान के कराची में है। इसके अलावा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी अफ्रीका में भी बोहरा समुदाय के लोग रहते हैं। गुजरात के सूरत में मस्जिद मुअज्जम दाऊदी बोहरा समुदाय की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो दोस्तों, आजकल यह चर्चा में है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी भी इनके समुदाय की बैठक में भाग लिए थे, तो काफी ये चर्चा में रह रहे हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि चुनाव आयोग संविधान के किस भाग में निहित है? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि NREGA यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यह अधिनियम क्या है, यह कब आया था? तो इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएं। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।